स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन को, जो एक स्कॉटिश स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो एटलांटा जॉर्जिया में रहता है। उसकी लाइफ काफी अनस्टेबल चल रही होती है क्योंकि उसका अपनी वाइफ एलिसन के साथ रिश्ता थोड़ा ब्रोकन हो चुका होता है। दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन इमोशनली काफी डिस्टेंस आ चुकी होती है। उनका बेटा नेथन डायबिटीज का पेशेंट है जिसके लिए रेगुलर इंसुलिन बहुत जरूरी होती है। जॉन चाहता है कि फैमिली एक साथ रहे और सब कुछ ठीक हो जाए। इसी उम्मीद के साथ वो एक छोटी सी गैदरिंग प्लान करता है जहां नेबर्स के साथ मिलकर एक न्यूली डिस्कवर्ड इंटरस्टेलर कॉमेट फ्लेयर के को स्काई में पास होते हुए देखना होता है। ग्रोसरी स्टोर जाते वक्त जॉन और नेथन एक अजीब चीज नोटिस करते हैं। मिलिट्री के बड़े बड़े कार्गो ट्रांसपोर्ट जेट्स एक प्रॉपर फॉर्मेशन में नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फ्लाई कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये कॉमन साइट नहीं होती, इसलिए दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टोर के अंदर शॉपिंग करते वक्त ही जॉन के फोन पर एक स्ट्रेंज ऑटोमेटेड कॉल आता है। कॉल में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ये बताया जाता है कि जॉन और उसकी फैमिली को इमरजेंसी शेल्टरिंग के लिए प्री सेलेक्ट किया गया है। मैसेज सुनते ही जॉन का मूड सीरियस हो जाता है और उसके दिमाग में डेंजर की फीलिंग आ जाती है। वो जल्दी से शॉपिंग खत्म करके घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही पार्टी शुरू हो चुकी होती है और टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। अचानक क्लार्क का एक फ्रेगमेंट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। कुछ ही पलों में एक टेरिफाइंग शॉकवेव एरिया को हिला देता है। विंडोज टूट जाती हैं और लोग पैनिक में आ जाते हैं। न्यूज चैनल्स कंफर्म करते हैं कि जो फ्रेगमेंट पहले बरमूडा के पास गिरने वाला था उसने डायरेक्शन चेंज करके टेम्पा फ्लोरिडा को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। पूरा शहर और आसपास का एरिया सेकंड्स में वेपराइज हो जाता है। इसी मूवमेंट पर जॉन के फोन पर एक और ऑटोमेटेड मैसेज आता है जो टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश होता है, जिसमें लिखा होता है कि गैरिटी फैमिली को रॉबिन्स एयरफोर्स बेस पहुंचकर एवेक्यूएशन फ्लाइट लेनी है। पार्टी में मौजूद नेबर्स पूरी तरह डर जाते हैं। हर कोई अपनी फैमिली और लव्ड वंस के पास भागने लगता है। गैरिटी फैमिली भी बिना टाइम वेस्ट किए पैकिंग शुरू कर देती है। निकलते वक्त उनका नेबर एड उन्हें एक शॉकिंग ट्रुथ बताता है। क्लार्क के एक सिंगल कॉमेट नहीं बल्कि मल्टीपल डेडली फ्रैगमेंट का एक क्लस्टर है जो अगले 2 दिन तक अर्थ पर कंटिन्यूसली गिरने वाला है। सबसे बड़ा फ्रैगमेंट अर्थ पर एक्सटेंशन लेवल इम्पैक्ट करेगा। इसी बीच एक और नेबर डेब्रा रोती हुई जॉन से भीख मांगती है कि वो अपनी छोटी बेटी एली को गैरिटीज के साथ ले जाए, लेकिन जॉन जानता होता है कि एक्स्ट्रा बच्चे को इवैक्यूएशन में अलाउ नहीं किया जाएगा। हैवी गिल्ट के साथ वो गाड़ी स्टार्ट करता है और बिना रुके वहां से निकल जाता है। रॉबिन्स एयरफोर्स बेस के पास पहुंचते ही हैवी ट्रैफिक जाम हो जाता है। गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, इसलिए गैरिटी फैमिली को कार छोड़कर पैदल भागना पड़ता है। इसी चौस में नेथन गलती से अपनी इंसुलिन कार के अंदर भूल जाता है, लेकिन किसी को उस वक्त ये याद नहीं रहता। बेस के गेट पर जॉन के फोन के क्यूआर कोड और रेस्टोरेंट स्कैन होते हैं, जिसके बाद उन्हें अंदर अलाउ कर दिया जाता है। जब सबको सिर्फ एक बैग रखने का बोला जाता है, अब एलिसन रियलाइज करती है कि नेथन की इंसुलिन मिसिंग है। जॉन बिना टाइम वेस्ट किए इंसुलिन लेने के लिए वापस कार की तरफ भागता है। एलिसन और नेथन बोर्डिंग एरिया में रुकते हैं। तभी एक सोल्जर नेथन की मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि नेथन डायबिटिक है, वो एलिसन और नेथन को साइड में ले जाता है। एलिसन कितनी भी रिक्वेस्ट करे, रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन रूल्स के हिसाब से उन्हें प्लेन में चढ़ने से मना कर दिया जाता है और बेस से बाहर एस्कॉर्ट कर दिया जाता है। जॉन को इस सब का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। जॉन इंसुलिन के साथ वापस प्लेन तक पहुंचता है। प्लेन के अंदर एक और पैसेंजर उससे कन्फ्रंट करता है और जब जॉन को पता चलता है कि उसकी फैमिली को प्लेन से उतार दिया गया है तो वो पैनिक में पायलट से प्लेन रोकने की डिमांड करता है। इसी वक्त बेस के बाहर बड़ी भीड़ अंदर घुस जाती है। लोग डेस्परेट होते हैं। गन फायर शुरू हो जाती है और चौस के बीच कई इवैक्यूएशन प्लेन्स ब्लास्ट हो जाते हैं। डजन लोग वहीं मर जाते हैं, लेकिन जॉन किसी तरह जिंदा बच निकलता है। बेस से बाहर आकर जॉन अपनी कार तक पहुंचता है जहां उसे एलिसन का छोटा सा नोट मिलता है। नोट में लिखा होता है कि एलिसन नेथन के साथ लेसिंगटन केंचुकी में अपने फादर डेल के घर जा रही है। दूसरी तरफ एलिसन और नेथन एक लूट हो रहे स्टोर से मुश्किल से बच निकलते हैं और उन्हें एक कपल रैल्फ और जूडी वेंटो लिफ्ट दे देते हैं। रैल्फ बताता है कि वो नॉक्सविल टेनेस तक जा
रहा है और एलिसन मजबूर में एग्री कर लेती है। जॉन पैदल ही एक सिटी के थ्रू गुजरता है जहाँ पूरी तरह एनर्जी फैल चुकी होती है। लूटिंग, फाइट्स और पैनिक हर जगह होता है। नाइट स्काई में क्लार्क के और भी ज्यादा बड़ा और फ्राइटनिंग लगने लगता है। जॉन एक रूफटॉप पार्टी पर पहुंचता है और एलिसन को कॉल करता है। कुछ सेकंड्स बात होते ही दोनों इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन नेटवर्क फेल होने की वजह से कॉल अचानक कट हो जाती है। ड्राइव के दौरान राल्फ और जूडी को पता चलता है कि एलिसन और नेथन को इवैक्यूएशन के लिए सेलेक्ट किया गया था। ये सुनकर राल्फ का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो गाड़ी रोकता है, एलिसन को फोर्सफुली रोड पर उतार देता है, उसका रिस्टबैंड छीन लेता है और नेथन को किडनैप कर लेता है। जूडी पूरी कोशिश करती है उसे रोकने की, लेकिन राल्फ किसी की नहीं सुनता। जॉन एक ट्रक में हिटच करता है जहां उसकी मुलाकात एक यंग लड़के कॉलिन से होती है। कॉलिन बताता है कि मिलिट्री सर्वाइवर्स को ग्रीनलैंड के अंडरग्राउंड बंकर्स में ले जा रही है। ट्रक में एक और आदमी जॉन का रिस्टबैंड देखकर जेलस हो जाता है और फाइट शुरू कर देता है। फाइट के चक्कर में ट्रक ऑलमोस्ट क्रैश हो जाता है। कॉलिन मर जाता है और जॉन सेल्फ डिफेंस में उस आदमी को मार देता है, जो उसकी लाइफ का सबसे ट्रॉमेटिक मोमेंट बन जाता है। रैल्फ और जूडी नेथन के साथ एक FEMA कैंप पहुंचते हैं और उसके पेरेंट्स होने का ड्रामा करते हैं, लेकिन जब नेथन एक सोल्जर को सच बता देता है कि उसे किडनैप किया गया है, तो रैल्फ और जूडी को डिटेन कर लिया जाता है। थोड़ी देर बाद एलिसन भी इसी कैंप में पहुंचती है। एक आदमी उसकी हेल्प करता है और फाइनली एलिसन अपने बेटे नेथन से मिल जाती है। अगली सुबह जॉन एक बिल्कुल खाली नेबरहुड में घूमता है, एक घर तोड़कर खाना और पानी लेता है और टीवी पर दुनिया भर की डिस्ट्रक्शन और फाइनल इम्पैक्ट का काउंटडाउन देखता है। वो एक कार चुरा कर अपने फादर इन लॉ डेल के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ एलिसन और नेथन नहीं होते। थोड़ी देर बाद एलिसन और नेथन नियरबाई शॉप से कॉल करते हैं और जॉन उन्हें पिक कर लेता है। फैमिली डेल के घर रुकती है और मान लेती है कि शायद उनका एंड आ गया है, लेकिन कॉलिन की बात याद आने पर जॉन रियलाइज करता है कि कनाडा से एक लास्ट मिनट फ्लाइट मिल सकती है। सब एग्री करते हैं, डेल को इमोशनल गुड बाय बोलते हैं और एक लास्ट होप के साथ निकल पड़ते हैं। अपस्टेट न्यूयॉर्क में पहुंचते ही इमरजेंसी अलर्ट आता है। आसमान से मोल्टन डेब्रिस और फायरबॉल्स गिरने लगते हैं, कार्स जल जाती हैं, लोग मर जाते हैं, एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। जॉन किसी तरह फैमिली को अंडरपास के नीचे शेल्टर देता है। मीटियर शावर रुकने के बाद पता चलता है कि सबसे बड़ा फ्रेगमेंट वेस्टर्न यूरोप में इम्पैक्ट करेगा। कनाडा में जॉन सीधा रनवे पर गाड़ी ले जाता है। पायलट गुस्से में होता है और कहता है प्लेन फुल है। पहले सिर्फ एलिसन और नेथन को लेने को रेडी होता है, लेकिन एलिसन के इमोशनल रिक्वेस्ट के बाद वो पूरी फैमिली को अलाउ कर देता है। ग्रीनलैंड के पास एक और फ्रेगमेंट ओशन में गिरता है। शॉकवेव प्लेन को क्रैश लैंड करा देती है। पायलट्स मर जाते हैं। जॉन सर्वाइवर्स को नियर बाय एयरबेस तक ले जाता है। जैसे ही क्लार्क के एटमॉस्फेयर में एंटर करके इम्पैक्ट करता है, सब लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। 9 महीने बाद बंकर के डोर्स खुलते हैं। दुनिया पहचान से बाहर होती है। सिडनी, पेरिस, मेक्सिको सिटी और शिकागो जैसे शहर तबाह हो चुके होते हैं। गैरिटी फैमिली बाहर निकलती है और जैसे ही वो दो बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हैं, कंफर्म होता है कि एटमॉस्फेयर धीरे धीरे रिकवर हो रही है।